नमस्कार दोस्तों। आज है 17 दिसंबर 2025 और आज के करंट अफेयर के साथ और स्टैटिक फैक्ट्स के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम करेंगे और उनके साथ साथ स्टैटिक्स भी हम करेंगे। देखिए, स्टैटिक्स के ऊपर सारा पेपर आ रहा है आजकल। करंट बेस स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है और धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसियाँ जीके को तो लगभग ख़त्म करती जा रही हैं और दे क्या रही हैं एग्ज़ाम के अंदर, स्टैटिक दे रही हैं, वो भी करंट बेस। तो मेरा डेली का वीडियो उसी के ऊपर होगा। ठीक है, मैं सभी पेपर्स जो कि इंडिया में जो भी एग्ज़ाम हो, मैं सभी पेपर का डेली जो भी होता है उसी दिन मैं एनालाइज करता हूँ। तो इन सभी पैटर्न्स का मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है, कौन है ये? संगीता बरुआ पिसारोटी। संगीता बरुआ पिसारोटी वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिसारोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है ये, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उमाकांत लाखेरा का स्थान लिया है। और स्टैटिक्स मैंने बताया था, स्टैटिक्स मैं बताऊंगा। तो स्टैटिक तथ्य हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई जर्नलिस्टों और मीडिया कर्मियों का एक समूह है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। जो भी संस्था, जो भी हॉट टॉपिक हो, उसके बारे में 3 से 4 स्टैटिक फैक्ट्स आप अपनी कॉपी के अंदर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन हो सकता है ये? आसिफ मुनीर। ठीक है, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। यह पद भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसा है। यह पद पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बनाया गया था। उनका कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। यह पद पाकिस्तान में सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख रूप में कार्य करता है। यह पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ये तीनों सेनाओं के हेड हो गए अब आसिफ मुनीर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने प्रतिशत दर्ज किया गया? तो ये दर्ज किया गया 2.31%। भारत में बैंकिंग क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। सकल एनपीए का स्तर पिछले 20 वर्षों में सबसे कम। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन होता है? मान लो बैंक ने किसी को ब्याज दिया, 10 लाख रुपए दे दिया और वो अपना दिवाला घोषित कर दे और ये कह दे कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, तो वो एसेट किस में चला जाता है? बैंक का वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक को वो लोन कोई कमाई नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसका कम होना फ़ायदेमंद होता है। सकल एनपीए मार्च 2018 में 11.46 था, जो कि घटकर 2.31 रह गया। कितनी अच्छी बात है ये। एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वह लोन जो बाजार में फंस जाता है, यानी वापस नहीं आता। इस अवधि में नेट एनपीए भी 6.10 है से घटकर 0.52 2025 में हो गया। मतलब नेट एनपीए था, जो टोटल एनपीए नेट एवरेज, वो 6.10 से घटकर 0.52 पर आ गया। पिछले 10 वर्षों में 2015 से 25 में भारत के बैंकों के घरेलू जमा, डोमेस्टिक डिपॉजिट और लोन वितरण में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 3 गुना। आरबीआई के डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 2015 से 2025 तक घरेलू जमा और लोन वितरण दोनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। 2015 में घरेलू जमा 88.35 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 231.90 लाख हो गया। बैंकों द्वारा दिए गए लोन की राशि 2015 में 66.91 लाख रुपए थी और अब 181.34 लाख रुपए हो गई। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे तभी तो क्या होगा? बैंकों का विस्तार होगा। बैंक अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाएगी, अपनी संस्था, अपनी शाखाओं का विस्तार कर पाएगी बैंक। ठीक है, बैंक चलता, मेनली बैंक चलता किसी से? लोन से ही तो चलता है। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड OPTCL ने नाबार्ड से कितने करोड़ का ऋण लिया है?
तो ये कितने का लिया है? 1685.27 करोड़ रुपए का लोन लिया है। OPTCL ने नाबार्ड से इतने रुपए करोड़ उधार लिए। ये 15 साल की अवधि के लिए हैं, जिसकी ब्याज दर 7.75% है। ये 3 साल के अधीनस्थ मोरेटोरियम अवधि शामिल है। तो इसके अंदर स्टैटिक फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राशि नहीं पूछेंगे आपसे। किससे लिया? नाबार्ड से। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। स्थापना बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष के साजी है। ठीक है। नवंबर 2025 के लिए भारत का थोक मूल्य सूचकांक, ये WPI आधारित मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन दर क्या रही? तो ये क्या रही? माइनस में 0.32%। नवंबर 2025 में WPI 0.32% रही। और जो नेगेटिव कैटेगरी में, हालांकि ये पिछले महीने अक्टूबर 2025 की तुलना में थोड़ी बढ़ी है। उसमें क्या थी? -1.21 थी। ठीक है। WPI थोक बाजार में महंगाई को दर्शाता है। खुदरा बाजार की महंगाई को CPI द्वारा दर्शाया जाता है। और WPI डेटा DPIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। ये थी इसकी स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन है नेक्स्ट। कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए MSME मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज या मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? अमेजन के साथ। MSME मंत्रालय ने अमेजन के MOU पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से कारीगरों के उत्पादों में अमेजन की साइट पर बेचा जा सकेगा। ठीक है, इसीलिए इसके साथ करार किया है। स्टैटिक तथ्य क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम पिछले साल आई थी, यानी 2024 में आई थी। उद्देश्य क्या है इसका? स्किल्ड वर्क करने वाली महिला और पुरुषों के लिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फार्माकोपिया दवा गुणवत्ता मानक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किसके साथ किया है? लाइबेरिया के साथ। लाइबेरिया, भारत और लाइबेरिया के बीच फार्माकोपिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। लाइबेरिया अपनी दवाओं के लिए मानक निर्धारित करने हेतु इंडियन फार्माकोपिया को अपनाने और संदर्भ लेने की योजना बना रहा है। IPC की स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद कहाँ है? UP के अंदर। IPC स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। लाइबेरिया की राजधानी क्या है भाई? मोनरोविया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय नाम है शांति बिल। इस बिल को शांति बिल कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इसके लिए निजी और विदेशी भागीदारी के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोला जाएगा। शांति की फुल फॉर्म ये पढ़ लेना। ठीक है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बिल के तहत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 49% FDI को अनुमति दी जाएगी। देखो भाई, शांति की आपको कंप्लीट फॉर्म नहीं पूछेंगे। शांति में ये पूछ लेंगे कि ये जो अभी बिल चल रहा है शांति बिल, इसमें शांति में H से क्या मतलब है? ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे आपको। शांति बिल के प्रावधानों के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऑपरेटरों के लिए प्रति घटना पर इंसिडेंट बीमा कवर को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है 1500 करोड़। परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो ये काफ़ी बड़े बड़े उद्योग होते हैं भाई, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो इनका बीमा कवर को बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव है? 15। संयंत्र ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के माध्यम से प्रति घटना बीमा कवर को 1500 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बिल में एक विशेष परमाणु ट्रिब्यूनल बनाने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने 500 करोड़ के एक मिशन की घोषणा की थी, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर अनुसंधान और विकास के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि शांति बिल अभी काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है।
कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब खो खो को इंडियन गवर्नमेंट अब इतना प्रमोट कर रही है कि ताकि ये अगले 2026 के ओलंपिक खेलों में आ जाए। तो इसकी पहली मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी एज़ यूजुअल भारत ही करेगा, क्योंकि भारत गवर्नमेंट इसको लेके जा रही है ओलंपिक के अंदर। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने भारत को मार्च 2026 में कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप के पहले संस्करण की मेज़बानी की मंजूरी दे दी है। इस आयोजन को में 24 देश भाग लेंगे, जिसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें होंगी। खो खो को दुनिया का सबसे तेज़ गेम भी माना जाता है। भारत ने इससे पहले जनवरी में खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। ठीक है, ओलंपिक के अंदर पहली बार ले जा रही है। ये खो खो वर्ल्ड कप अलग से हुआ था, उसकी मेज़बानी की बात हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? दिनेश खटक जी को। सीआरपीएफ के अधिकारी दिनेश खटक को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में उनके उल्लेखनीय सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक यूनियन होम मिनिस्ट्री एफिशिएंसी मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को भी टाइम मैगजीन का सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसके अंदर आज मैंने रिवीजन क्वेश्चन नहीं डाले तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया। और दूसरा जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये दूसरा भी अवार्ड से सुप्रिया साहू को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत ने अपना पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है भाई? धुरव, DHURV64, ये नाम है इसका। भारत ने अपना पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च किया। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP के तहत किया है। इसका उपयोग 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल सिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिफेंस सिस्टम में होगा। भारत में पहले ही विश्व के 20% चिप डिज़ाइन इंजीनियरिंग मौजूद है। इंजीनियर तो हैं भाई इंडिया के पास। और ये चिप किससे बनाई जाती हैं? सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से बनाई जाती हैं ये चिप। राष्ट्रीय पाक शैली नेशनल क्यूजिन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये बना है इटली। इटली अपने व्यंजनों की कला पाक शैली के लिए यूनेस्को की मूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इटली की पाक शैली की विशेषता स्थानीय उत्पादों, लोकल प्रोडक्ट का उपयोग करना है। भारत की ओर से 2025 में दीपावली, देखो भाई फिर से रिवीजन क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है। ये भी रिवीजन क्वेश्चन था, स्टैटिक में 2 उसमें करवा दी थी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। भारत की ओर से 2025 में दीपावली, 2023 में गरबा और 2017 में कुंभ मेला को इसी सूची में डाला गया है। ग्लोबल AI वाइब्रेसी रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके अंदर भारत का स्थान है थर्ड। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल AI वाइब्रेसी रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग AI को अपनाने और संभालने की तैयारी पर आधारित है। भारत 2024 में 7वें स्थान पर था और अब किसवें स्थान पर आ गया भाई? अब आ गया तीसरे स्थान पर, यानी 4 रैंकिंग का सुधार हुआ है। तो इसके अंदर पहली रैंकिंग पर कौन है? USA, दूसरी पर चीन, तीसरी पर भारत और चौथी पर बता दो जापान। रिपोर्ट जारी करता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिसके अंदर 3 से 4, वैसे 2 ही थे रिवीजन के क्वेश्चन, और रिवीजन मैंने करवा कितनों के दिए? 5 और 6 के। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक फैक्ट लेके आता हूँ। स्टैटिक फैक्ट्स 3 से 4 बनते हैं किसी क्वेश्चन के, और मैं 3 से 4 के 4 करवा देता हूँ। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।